माँ अन्नपूर्णा टिफ़िन सेवा साल 2006। गुड़गांव की धूल भरी बेतरतीब भागती हुई जिंदगी में रोहन को आए हुए मुश्किल से कुछ ही महीने हुए थे। बेंगलोर की ठंड और शांत शामों को छोड़कर वो यहाँ पे आ गया था, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के लिए। सपने बड़े थे, आंखों में चमक थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी था जो हर रात हॉस्टल के छोटे से कमरे में उसे घेर लेता था। ये वो जमाना नहीं था जब एक क्लिक में पूरी दुनिया में आपकी मुट्ठी में हो जाती थी, लेकिन वो नोकिया के 3310 के ज़माने थे, जिस पर कभी कभी सांप वाला खेल खेल कर दिल बहला लिया जाता था। इंटरनेट भी था, लेकिन वो भारी भरकम कंप्यूटर में जो ऑफिस में पड़े होते हैं उसमें ही चलता था। मनोरंजन के नाम पर दोस्तों के साथ बाहर घूमना या फिर कमरे में किसी पुरानी मूवी का गाने सुनना कैसेट में, बस यही सब एक था। रोहन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी खाना। ऑफिस के कैंटीन का वो तेल से भरा खाना और हॉस्टल की भैंस की वो ठंडी रोटियां और पानी वाली दाल, ये उसके गले से नीचे नहीं उतरता था। उसे हर निवाले के साथ अपने माँ की याद आती थी। वो छोटी छोटी बातें, जैसे माँ का ये पूछना आज खाने में क्या बनाऊं, या फिर उसका मनपसंद सब्जी बनाने पर माँ के चेहरे पर आने वाली मुस्कान। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ गरम गरम रोटियां सीधे तवे से उतार कर उसकी थाली में रखती थी। यहाँ तो रोटी भी गिनकर मिलती थी। काम का बोझ और अकेलापन की मार ने उसे कुछ ही हफ्तों में थका दिया था। उसकी सेहत पर भी असर दिखने लगा था। चेहरा जैसे मुरझा गया था, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे बन गए थे। वो हर वीकेंड अपनी माँ को फ़ोन करता और माँ हर बार एक ही सवाल पूछती, बेटा खाना ठीक से खा रहे हो ना? और रोहन हर बार झूठ बोल देता, हाँ माँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। एक ऐसी ही उमस भरी शाम को ऑफिस से थक हार कर जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सरकाया गया था। रोहन ने झुझकते हुए कागज उठाया। उसे लगा कि कोई क्रेडिट कार्ड या लोन वाला होगा, लेकिन जब उसने कागज को सीधा किया तो उस पर सीधा साधारण सा साइन से छपा हुआ था, माँ अन्नपूर्णा टिफिन सेवा, और नीचे एक लाइन लिखी थी, घर जैसा नहीं, घर का ही खाना। नीचे सिर्फ एक लैंडलाइन नंबर दिया हुआ था, कोई पता नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस ये दो लाइनें और एक फ़ोन नंबर। रोहन ने पैम्पलेट को कई बार पढ़ा। माँ अन्नपूर्णा नाम में ही एक अपनापन था, एक भरोसा था। उस रात मैस का खाना खाकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने फैसला किया कि कल वो उसी नंबर पे फ़ोन करेगा। अगले दिन लंच टाइम में उसने अपने दोस्त से फ़ोन लेकर उस नंबर पर कॉल किया। 2-3 घंटे जाने के बाद फ़ोन उठा। दूसरी तरफ से एक बहुत सी शांत और ममता भरी आवाज़ आई, हेलो जी, मुझे माँ अन्नपूर्णा टिफ़िन सेवा से बात करनी है। रोहन ने झिझकते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही बोल रही हूँ। टिफ़िन चाहिए था क्या? उस आवाज़ में इतनी मिठास थी कि रोहन को एक पल में अपनी माँ की याद आ गई। जी आंटी, मतलब हाँ, मुझे 1 महीने के लिए टिफ़िन लगवाना था। क्या क्या बनाते हैं और पैसे क्या लगेंगे? बेटा, पैसे की चिंता मत करो, खाना खाकर देखना, तुम्हें पसंद आएगा। रोज दाल, चावल, रोटी और सब्जी मिलेंगी। एकदम घर जैसा बनाती हूँ, कम तेल और कम मसाले वाला। तुम बस अपना पता दे दो, रात का खाना पहुँच जाएगा। आंटी ने जिस तरह बेटा कहा, उसने रोहन का दिल जीत लिया था। उसने उन्हें हॉस्टल का पता लिखवा दिया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी और इंतजार था। क्या खाना सच में अच्छा होगा, या ये भी बाकियों की तरह एक और धोखा निकलेगा? ठीक 8 बजे उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने बहुत बूढ़ा एक आदमी खड़ा था। लगभग 60-65 साल की उम्र होगी। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ और आंखें झुकी हुई। उसने बिना कुछ बोले स्टील का वो 3 डिब्बों वाला टिफिन रोहन को उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो बूढ़ा आदमी ने बस ना में सिर हिलाया और चुपचाप सीढ़ियों से उतर गया। रोहन ने दरवाजा बंद किया और टिफिन को टेबल पर रखा। पुराने जमाने का स्टील का टिफिन था, वैसा ही जैसा वो बचपन में स्कूल में ले जाया करता था। उसने गहरी सांस ली और एक एक करके डब्बे खोले। पहले डिब्बे में भाप निकलती हुई अरहर की दाल थी, जिसमें हींग और जीरे का तड़का लगा था। उसकी खुशबू फैलते ही रोहन की भूख जाग गई।
दूसरे वाले डब्बे में आलू गोभी की सब्जी थी, बिल्कुल सूखी और करीने से बनी हुई। और तीसरे में 4 मुलायम रोटियां थी, एक कागज में लिपटी हुई। उसने पहला निवाला मुंह में रखा और वहीं रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर गया। यह कोई चमत्कार था। दाल का स्वाद, सब्जी में नमक की मात्रा, मसालों का हल्कापन, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ बनाती थी। ऐसा नहीं था कि ये माँ के हाथ के खाने जैसा था, ये माँ के हाथ का ही खाना था। हर एक दाने में वही प्यार, वही अपनापन महसूस हो रहा था। मैं भूखे की तरह पूरा खाना खा गया। बरसों बाद उसे इतना सुकून मिला था। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी, एक गहरी और आरामदायक नींद। सोते सोते उसके दिमाग में बस वही सवाल घूम रहा था, जन्नबी औरत जो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में रहती हैं, वो हूबहू मेरे माँ के हाथ जैसा स्वाद वाला खाना कैसे बना सकती हैं? ये एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? उस रात रोहन एक बच्चे की तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके अंदर एक अजीब सी ताजगी और ऊर्जा महसूस हुई, जो उसने शहर आने के बाद कभी महसूस नहीं की थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा जैसे जीने की एक नई वजह मिल गई हो। अब माँ अन्नपूर्णा सेवा उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई थी। रोज शाम को ऑफिस से लौटते हुए उसके कदमों में एक तेजी होती थी, दिल में एक इंतजार होता था। ठीक 8 बजे दरवाजे पे वो खामोश दस्तक होती और वो बूढ़ा आदमी बिना एक शब्द कहे, बिना नजरें मिलाए वो टिफिन थमा कर चला जाता। रोहन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, बाबा आपका नाम क्या है, या आप कहाँ से आते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो बस अपना काम करता और अंधेरी सीढ़ियों में गुम हो जाता। खाना हर रोज लाजवाब होता था, और जो बात रोहन को सबसे ज्यादा हैरान करती थी और वो थी खाने की वैरायटियाँ। किसी दिन भिंडी की सब्जी बनती तो किसी दिन लौकी के कोफ्ते बनते। शनिवार को अक्सर साबूदाना की खिचड़ी आती थी और गुरुवार को खाने के साथ मीठे में सूजी या हलवा होता। यह सब इतना सटीक था कि जैसे कोई उसकी पसंद नापसंद को बहुत करीब से जानता हो। यह सब वही चीज़ें थी जो उसकी माँ उसके लिए बनाया करती थी। 2 हफ्ते बाद उसने हिम्मत करके फिर से उसी नंबर पर फ़ोन किया। हेलो, वही ममता भरी आवाज़ सुनाई दी। आंटी, मैं रोहन बोल रहा हूँ, उसने उत्साह से कहा। मुझे आपको धन्यवाद देना था। आपका खाना आंटी मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना अच्छा लगता है कि बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद कैसा? माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाएगी तो अच्छा ही बनाएगी ना, बस तू पेट भरकर खाया करो, बस यही मेरे लिए बहुत है। रोहन को उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मन का सवाल वहीं तक नहीं था। ये एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता कि मुझे गुरुवार को मीठा खाना पसंद है और आज आपने करेला बनाए हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे भरकर जैसे मेरी माँ बनाती है। इस बार दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी सा गई। फिर वही शांत आवाज आई, माँ तो माँ होती है बेटा, सबका दिल एक जैसा ही तो सोचता है। उसे पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। जवाब बहुत प्यारा था, लेकिन रोहन को तसल्ली नहीं मिली। ये बात उसके गले से उतर नहीं रही थी। दिन बीतते गए और रोहन उस खाने का आदी होता गया। नहीं, आदी कहना गलत होगा, वो उस खाने का गुलाम बनता जा रहा था। ऑफिस की कैंटीन का खाना अब उसे जहर जैसा लगता था। दोस्तों के साथ बाहर डिनर पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। शुरुआत में जब दोस्त उसे बुलाते तो वो बहाने बना देता, नहीं यार आज तबीयत ठीक नहीं है, या आज बहुत थक गया हूँ। धीरे धीरे दोस्त ने भी पूछना बंद कर दिया था। उसकी दुनिया सिमट कर उस हॉस्टल के कमरे में और टिफिन तक रह गई थी। वो ऑफिस जाता, दरवाज़ा बंद करता और बस 8 बजने का इंतज़ार करता रहता। खाना खाते वक्त वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता। उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने घर पर अपनी माँ के सामने बैठकर खा रहा हो। मगर अब इस अपनेपन के एहसास में एक हल्की सी बेचैनी भी घुलने लगी थी। उसे कभी कभी ऐसा लगता कि उस बूढ़े डिलीवरी वाले की झुकी हुई नज़र उस पर टिकी होती है। वो देखता नहीं है, लेकिन महसूस सब करता है। कभी कभी उसे टिफिन के स्टील के ढक्कन के ऊपर गुलगुले से निशान दिखते, जैसे किसी ने उंगली से कुछ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन वो हर बार भाप की वजह से मिट जाते हैं। यह सब उसके मन का वहम भी हो सकता था, या शायद अकेले रहते रहते वो ज़्यादा सोचने लगा था।
उसने इस बातों को झटकने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उसे इतना अच्छा खाना जो मिल रहा था। एक रात वो रोज की तरह अपना खाना खा रहा था। आज खाने में उसकी मनपसंद कढ़ी चावल थे। वो बड़े चाव से खा रहा था। जब वो अपने आखिरी कुछ निवाले खा रहा था, तभी उसकी नज़र कढ़ी के कटोरे में पड़ी हुए एक चीज पे गई। एक लंबा सफेद सा धागा। उसने चम्मच से उठाया। वो धागा नहीं था, वो एक इंसानी बाल था। एक लंबा सफेद और रूपहला सा बाल जो कड़ी में डूबा हुआ था। एक पल के लिए उसे घिन आई। उसका जी मिचलने लगा। खाने में बाल निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, अक्सर ऐसा हो जाता था। उसने बाल को निकाल कर फेंकने के लिए उठाया ही था कि वो ठीक गया। उसने बाल को रोशनी में ले जाकर ध्यान से देखा। वो एक आम बाल जैसा नहीं था, उसमें एक अजीब सी चमक थी और वो किसी बूढ़ी औरत का बाल लग रहा था। उसने अचानक फोन वाली आंटी की आवाज याद आ गई। उसकी ममता भरी हंसी याद आ गई। एक अनजान सा खौफ धीरे धीरे उसके दिल में रेंगने लगा। यह सिर्फ एक बाल नहीं था, यह एक इशारा था किसी ऐसी दुनिया का जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। रोहन ने उस बाल को कागज के टुकड़े में लपेटा और कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन उसकी तस्वीर दिमाग में अटक कर रह गई थी। उस रात वो ठीक से खाना नहीं खा पाया और उसकी जगह एक अनजानी सी घबराहट ने ले ली थी। पहली बार उसे रात 8 बजे वाला दस्तक का इंतजार नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि आज वो दस्तक हो ही ना। अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन काम में नहीं लगा। वो बार बार उस बाल के बारे में और फोन पर हुई वो बात के बारे में सोच रहा था। माँ तो माँ होती है बेटा, उसे पता होता है उसके बच्चे को क्या चाहिए। ये क्या उसके कानों में गूंज रहा था? क्या यह सिर्फ कहने की बात थी या उसके पीछे कोई और मतलब छिपा था? उसने फैसला किया कि वो आज रात उस आंटी को फ़ोन करेगा और इसके बारे में बताएगा। गुस्सा नहीं करेगा, बस नरमी से शिकायत करेगा। शायद वो माफ़ी मांग ले और आगे से ध्यान रखने को कहे। यही सोचकर उसने लंच ब्रेक में उसने फ़ोन मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। आंटी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ हमारे बच्चे, कहो आज खाना कैसा लगा? उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह वही मिठास थी। आंटी, खाना तो अच्छा था, पर कल खाने में एक बाल निकला था। रोहन को उम्मीद थी कि वो चौंक जाएगी या माफ़ी मांगेगी, पर दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी सा गई। एक ऐसी खामोशी जो रोहन को असहज कर गई। फिर आंटी की आवाज़ आई, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में मिठास में कुछ और भी घुला हुआ था, कुछ ऐसा जिसे रोहन भी समझ नहीं पा रहा था। ओहो, गिर गया होगा बेटा, वो धीरे से बोली। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। नहीं आंटी, वो तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखते तो। रोहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आंटी ने उसे बीच में टोक दिया। उसकी आवाज़ अब किसी राज की तरह फुसफुसाती हुई लग रही थी। एक बात कहूँ बेटा, माँ के हाथ के खाने में अगर उसका एक बाल भी आ जाए तो क्या बुरा है? एक बात कहूँ बेटा, माँ के हाथ के खाने में अगर एक बाल आ जाए तो क्या बुरा है? वो भी तो उसका ही हिस्सा है ना। प्यार से बनाया हुआ खाना है जिसमें पराया कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रोहन के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन लगभग छूट ही गया था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। ये कैसा जवाब था? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? उसे अचानक से अपने शरीर में सिहरन सी दौड़ती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो खाना सिर्फ खाना नहीं था, वो किसी की मौजूदगी का एक हिस्सा था जो रोज उसके शरीर में जा रहा था। उसने हड़बड़ाकर ठीक है आंटी कहा और फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लगा। अब खाने का स्वाद उसे सुकून नहीं बल्कि अनजान सा डर देता था। हर निवाले के साथ उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उस पर अपनी पकड़ बना रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खाना छोड़ भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर को जैसे उस खाने की लत लग गई है। जिस दिन वो बाहर से कुछ खाने की कोशिश करता, उसे उल्टी आ जाती। सिर्फ वही टिफिन का खाना जो उसका शरीर स्वीकार कर रहा था। उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। वो अब ऑफिस में भी छुट्टियां लेने गया था। ज़्यादातर वक्त कमरे में रहता। शरीर में जान ही नहीं बची थी। हर वक्त अब अजीब सी सुस्ती और थकान छाई हुई थी।
दोस्तों ने फ़ोन कर करके हाल चाल पूछना भी बंद कर दिया था। उसके हॉस्टल की मालकिन मिसिस वर्मा एक अधेड़ उम्र की औरत थी जो नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी। थोड़ा ताक झाक करने की आदत थी उन्हें, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। उन्होंने रोहन में आ रहे बदलावों को नोटिस किया था। उन्होंने कई बार रोहन को उस बूढ़े डिलीवरी वाले से टिफिन लेते हुए भी देखा था। एक शाम जब रोहन कमजोर कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मिसिस वर्मा ने उसे रोक लिया। बेटा, सब ठीक तो है? उन्होंने चिंता भरे स्वर में पूछा। बहुत बीमार लग रहे हो, चेहरा देखो कैसा पीला पड़ गया है तुम्हारा। खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हो क्या? रोहन ने बिना सर उठाए धीरे से कहा। नहीं आंटी, बस ठीक हूँ। मैंने टिफिन लगवाया हुआ है, खाना तो खाता हूँ। मिसिज वर्मा ने शक भरी निगाहों से उसको देखा। कौन सा टिफिन? वही जो एक बूढ़े बाबा रोज देने आते हैं? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, माँ अन्नपूर्णा टिफिन सेवा से। ये नाम सुनते ही मिसिज वर्मा के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में चिंता और डर का एक मिला जुला भाव तैर गया। वो थोड़ा आगे बढ़ी और अपनी धीमी आवाज करते हुए बोली, अरे बेटा, ये कहाँ से लगवा लिया तुमने टिफिन? बंद कर दो इसे, इसका खाना मत खाया करो। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों आंटी, क्या हुआ? खाना तो बहुत अच्छा होता है। मिसिस वर्मा ने आसपास देखा और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, बेटा, ये टिफिन वाली ठीक औरत नहीं है। उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। कहते हैं उसके खाने में असर होता है। असर? ये शब्द रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। उसने लगभग कांपती हुई आवाज में पूछा। मिसिस वर्मा ने उसे हाथ पकड़ के थोड़े किनारे किया, जैसे कि कोई उनकी बातें सुनेगा। बेटा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस सुना है। वो औरत जो खाना बनाती है वो अकेली रहती है। कुछ साल पहले उसका इकलौता बेटा उसे छोड़कर कहीं चला गया। तब से उसका दिमाग थोड़ा हिल गया है। लोग कहते हैं कि वो अपने खाने में कुछ मिलाती हैं, कोई जड़ी बूटी या कोई टोटका करती है, ताकि जो भी उसका खाना खाए वो उसका गुलाब बन जाए, उसका बेटा बन जाए। रोहन का खून ठंडा पड़ गया। ये बस सुनने में किसी पुरानी दकिया सुनी जैसा लग रहा था। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था, इन टोने टोटके पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था उसको वो जुटला भी नहीं सकता था। खाने की लत, शरीर की कमजोरी और फोन पर वो औरत की अजीब बातें, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। मिसिस वर्मा ने कहा, तुमसे पहले भी इस कमरे में एक और लड़का रहता था। बिहार से आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह नौकरी करने। वो भी यही टिफिन खाता था। हंसता खेलता लड़का था, पर कुछ महीनों में एकदम चुप हो गया। बस अपने कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन अचानक बिना किसी को बताए नौकरी छोड़कर चला गया। जब मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो चारों तरफ उसी टिफिन सर्विस के खाली डिब्बे पड़े थे। ये सुनकर रोहन को लगा जैसे मिसिस वर्मा उसी की कहानी सुना रही है। मेरी बात मान बेटा, उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज से यह खाना बंद कर दे, चाहे जो हो जाए। इस टिफिन को हाथ मत लगाना। 2-4 दिन मुश्किल होगी, लेकिन फिर आदत छूट जाएगी। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास घर हो आओ। रोहन ने सिर हिलाया और भारी कदमों से अपने कमरे में चला गया। अब उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ पढ़ा लिखा मन कहता था कि यह सब बकवास है, और दूसरी तरफ उसका दिल कर रहा था कि मिसिस वर्मा की वो बातों में सच्चाई है। उसने फैसला लिया, आज वो अपनी हिम्मत को परखेगा। आज रात को वो उस टिफिन को नहीं खाएगा। शाम ढलने लगी और रोहन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी थी, एक ऐसी भूख जो उसे अंदर से खा रही थी। उसने हॉस्टल की मेस से खाना मंगवा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे इतनी जोर से मिलती आई कि वो दौड़कर बाथरूम में गया और सब कुछ उगल दिया। ठीक 8 बजे दरवाजे पर वो मनहूस दस्तक हुई। रोहन का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन उसके पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने वही बूढ़ा आदमी पत्थर का चेहरा लिए खड़ा था। उसने टिफिन रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन ने एक पल के लिए सोचा कि मना कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने चुपचाप टिफिन ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने टिफिन को टेबल के कोने में रख दिया और खुद बिस्तर में जाकर लेट गया। मैं इसे नहीं खाऊंगा, ऐसा उसने खुद से कहा। मैं अपनी इच्छा शक्ति से इस चीज़ को हरा दूंगा।
लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी हालत खराब होती गई। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, पेट में मरोड़ उठ रही थी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई अंदर से उसकी सारी ऊर्जा खींच रहा हो और उस टिफिन से खाने की खुशबू निकलकर पूरे कमरे में फैल रही थी। आज शायद पनीर की सब्जी बनी थी। वह खुशबू जो उसे जन्नत लगती थी आज उसे एक जाल की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। वो तड़प रहा था। यह सिर्फ भूख नहीं थी, ये एक नशा था, एक कीड़ा था जो उसके दिमाग को खा रहा था। आधी रात होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बिस्तर से उठा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो एक शराबी की तरह चलकर टेबल के पास पहुंचा। उसकी आंखें स्टील के डब्बे पे गड़ी हुई थी। उसे मिसिस वर्मा की वो चेतावनी याद थी, उसे उस औरत की डरावनी बातें याद थी। उसे सब याद था, लेकिन इस वक्त उसकी शरीर और मानसिक पीड़ा उसके हर डर पर हावी हो चुका था। उसने खुद को कोसा, अपनी बेबसी पर रोना आया, लेकिन वो रुक नहीं सका। उसके कांपते हुए हाथ आगे बढ़े और टिफिन के ढक्कन की कुंडी पर टिक गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने हार मान ली। उसने अपनी आत्मा को उस अनजानी ताकत के हवाले कर दिया था। खट की एक हल्की सी आवाज़ के साथ उसने टिफिन का पहला डिब्बा खोल दिया। जैसे ही रोहन ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसके शरीर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। सिर का दर्द गायब हो गया, पेट की वो ऐंठन शांत हो गई और बेचैन दिल की धड़कनें अब सामान्य हो गई थी। ये एहसास किसी नशे से कम नहीं था। वो जानता था कि ये जहर है, लेकिन इस वक्त यही जहर उसके लिए अमृत था। वो जानवर की तरह भूखा था और बिना सोचे समझे पूरा खाना खा गया। खाना खत्म करने के बाद वो बिस्तर पर निडल होकर गिर पड़ा। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसकी सारी हिम्मत, उसके सारे इरादे एक टिफिन की डिब्बी के सामने हार गई थी। वो समझ गया था वो इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इच्छा शक्ति से इस लड़ाई को जीतना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन उस रात अपनी बेबसी के एहसास के साथ साथ अंदर एक और चीज उभर रही थी, गुस्सा, एक जिद्दी गुस्सा। अगर वो इस खाने को छोड़ नहीं सकता तो कम से कम वो पता लगाएगा कि उसके पीछे कौन ऐसा खेल खेल रहा है और क्यों। अब उसका मकसद लत से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि वो औरत के चेहरे का नकाब उतारना था जो खुद को माँ कहती थी। अगले दिन उसने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली। साल 2006 में किसी का पता लगाना आज की तरह इतना आसान नहीं था। उसके पास बस एक सुराग था, वो लैंडलाइन नंबर। वो सीधा एक टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के पास पहुंच गया। सरकारी दफ्तरों का वही पुराना माहौल था, धूल भरी फाइलें, पान के पीक से रंगे कोने और अपनी दुनिया में मस्त कर्मचारी। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद उसका नंबर आया। जी बताइए, काउंटर पर बैठे मोटे क्लार्क ने बिना उसके तरफ देखे पूछा। सर, मुझे एक लैंडलाइन नंबर का एड्रेस पता करना था, रोहन ने चिहचिहाते हुए कहा। क्लर्क ने उसे चश्मे के ऊपर से घूरते हुए देखा। क्यों, आप कौन हैं? पुलिस कंप्लेंट है क्या? नहीं नहीं सर, वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार का नंबर है, हम लोग संपर्क में नहीं हैं, बस मिलना था उसे। रोहन ने एक झूठी कहानी बनाई। ऐसे किसी का एड्रेस नहीं बताते, रूल्स नहीं है, जाइए यहाँ से। और क्लार्क ने रूखेपन से जवाब दिया और अगली फाइल में मुंह घुसेड़ दिया। रोहन ने बहुत हिम्मत की, लेकिन क्लर्क टस से मस नहीं हुआ। पहला रास्ता बंद हो चुका था। अब उसके पास एक ही चारा बचा था, उस बूढ़े डिलीवरी वाले का पीछा करना। यह काम खतरनाक हो सकता था, लेकिन रोहन के पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। उसने फैसला किया कि आज ही वो ये काम करेगा। वो शाम को हॉस्टल जल्दी लौट आया और अपने एक दोस्त से उसकी पुरानी साइकिल मांग ली ताकि पीछा करने में आसानी हो। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और 8 बजने का इंतजार कर रहा था। उसका प्लान था कि जैसे ही वो बूढ़ा आदमी टिफिन देकर सीढ़ियाँ से उतरेगा, वो साइकिल लेकर उसका पीछा करेगा, चाहे उसे कहीं भी जाना पड़े। ठीक 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह मूर्ति बना हुआ खड़ा था, हाथ में टिफिन लिए। रोहन ने टिफिन ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि पीछा करने से पहले जल्दी से खाना खा लेता हूँ ताकि
शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए। उसने हड़बड़ी में टिफिन खोला। दाल, सब्जी, चावल सब कुछ वैसा ही था। फिर उसने रोटियां वाला डिब्बा खोला। रोटियां एक छोटे से कपड़े के रुमाल में लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने रुमाल खोला, उसकी नज़र अजीब सी चीज पर पड़ी। रुमाल के एक कोने में कुछ दबा हुआ था, कोई कागज का टुकड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो एक छोटी, चौकोर और किनारों से थोड़ी मुड़ी हुई तस्वीर थी, एक पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे ही रोहन ने तस्वीर को सीधा करके देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। खून उसके चेहरे से उतर कर मानो बर्फ की तरह जम गया। तस्वीर में जो चेहरा था वो उसका अपना था, लेकिन ये कोई तस्वीर नहीं थी। ये वही तस्वीर थी जो उसने 3 महीने पहले हॉस्टल में एडमिशन लेते वक्त फॉर्म पर लगाई थी। वो फाइल हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर बने ऑफिस की वो अलमारी में बंद रहती थी। कोई था जो सिर्फ उसके लिए खाना नहीं बना रहा था। कोई था जो उसके बहुत करीब था, इतना करीब कि वो उसके बंद कमरे, उसके हॉस्टल के ऑफिस, उसकी पुरानी जिंदगी में घुस चुका था। डर की एक बर्फीली लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। ये औरत जो भी थी वो कोई अजनबी नहीं थी, वो उसे देख रही थी। तस्वीर हाथ में लिए रोहन झट हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। बाहर साइकिल लेकर खड़े होने और पीछा करने में जो भी जोश था वो एक पल में काफूर हो गया। पीछा किसका करता? दुश्मन तो उसके किले के अंदर आ चुका था। उसका सबसे सुरक्षित जगह, उसका हॉस्टल, अब सुरक्षित नहीं था। उसे लगा जैसे कमरे की वो दीवारें उसे घूर रही हैं। खिड़की पर लहराता पर्दा किसी की साए की तरह लग रहा था। उसे पहली बार अपने ही कमरे में डर लग रहा था। उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और 3 बार लॉक चेक किया। उसने अपने अलमारी, अपना बिस्तर, अपना हर सामान खंगाला, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ और तो गायब नहीं है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और ये बात ज़्यादा डरावनी थी। हमलावर इतना शातिर था कि अपनी कोई पीछे निशान नहीं छोड़ रहा था। उस रात वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। टिफिन का वो खाना मेज पर वो पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। भूख और डर के बीच डर जीत गया था। उसे अब हर किसी पे शक हो रहा था। हॉस्टल का गार्ड जो उसे देखकर हमेशा मुस्कुराता था, सफाई करने वाला लड़का, या कहीं मिसेस वर्मा तो इस सब में शामिल नहीं है। शायद वो सब हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रही हो। वो एक ऐसे जाल में था जहाँ हर चेहरा एक मुखौटा लग रहा था। सुबह सूरज निकला तो रोहन ने फैसला कर चुका था कि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता था। उसे और जानकारी चाहिए थी। वो कांपते हाथों में अपनी तस्वीर लिए सीधे मिसेस वर्मा को दिखाने पहुंच गया। मिसेस वर्मा ने दरवाज़ा खोला और रोहन की हालत देखकर घबरा गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा रात भर में और ज़्यादा पीला पड़ गया था। बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत? रोहन ने उसकी बात काटते हुए उस तस्वीर को उनके सामने रख दिया। ये आज मेरे टिफिन में निकला है। तस्वीर देखकर मिसेस वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हे भगवान, ये तो हद हो गई। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आंटी प्लीज। रोहन की आवाज़ में बेबसी थी और आखिरी उम्मीद थी। अगर आप कुछ भी जानती हैं तो मुझे बताइए। कौन है ये औरत? कहाँ रहती है? प्लीज़ मेरी मदद करिए। मिसेस वर्मा ने रोहन की हालत देखी। वो समझ गई कि अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने रोहन को अंदर बुलाया और पानी पिलाया। फिर अपनी आवाज़ धीमी करके बोली, देखो बेटा, मैं जो भी जानती हूँ वो सुनी सुनाई बातें हैं। मोहल्ले में लोग बातें करते हैं। उस औरत का नाम शांति है। रोहन ने सांस रुक कर सुना। यहीं पास की ही एक पुरानी बस्ती में उसका एक टूटा फूटा घर है। कहते हैं कुछ साल पहले उसका एक ही बेटा था, लगभग तुम्हारे ही उम्र का होगा, किसी एक्सीडेंट में मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी माँ से झगड़ा करके घर से भाग गया था और कभी वापस नहीं आया। बस उस दिन से शांति का दिमाग फिर गया था। वो पागलों जैसी हो गई थी, खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मिसेस वर्मा ने एक गहरी सांस ली। फिर करीब 1-1.5 साल पहले उसने अचानक से एक टिफिन का काम शुरू किया, और वो सिर्फ तुम्हारे जैसे लड़कों को ही टिफिन देती है जो अकेले रहते हैं, जिनका परिवार साथ नहीं होता। आज तक किसी ने उसे घर से बाहर निकलते नहीं देखा। बस वह बूढ़ा आदमी है जो शायद उसका कोई दूर का रिश्तेदार है, वही
सारा काम करता है। मिसेस वर्मा रोहन के करीब आई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, लोग कहते हैं कि शांति ये मानती है कि उसका बेटा मरा नहीं है। वो इन लड़कों में अपने बेटों को देखती है और वो खाने पर टोना टोटका करती है ताकि कोई भी लड़का उसे छोड़कर ना जाए, जैसे उसका अपना बेटा चला गया था। वो सिर्फ अपना खाना नहीं खिलाती बेटा, वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान सब कुछ धीरे धीरे खींच रही हैं ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ उसके होकर रह जाओ। अब सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। वो ममता भरी आवाज़, वो बेटा कहना और वो खाने का अजीब सा असर, सब कुछ साफ हो रहा था। रोहन समझ गया था कि वो किसी मामूली औरत से नहीं बल्कि एक माँ के पागलपन और गहरे सदमे से लड़ रहा था। वो पुलिस के पास नहीं जा सकता था। वो क्या कहता कि एक औरत उसे खाने के जरिए काबू कर रही है। कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। वो अकेला था, उसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी थी। वो मिसेस वर्मा के घर से उठा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा कठोरता थी। उसने मन बना लिया था वो उस औरत का सामना करेगा। रोहन वापस अपने कमरे में आया और आईने में खुद को देखा। आईने में खड़ा लड़का उस तस्वीर वाले लड़के से बिल्कुल अलग था। मुरझाया हुआ, कमजोर, धसी हुई आंखों वाला। उसने अपनी तस्वीर को मुट्ठी में भींच लिया। वो जानता था कि वो एक खतरनाक खेल खेलने जा रहा है। हो सकता है वो उस घर से वापस ही ना लौटे, लेकिन यूं रोज का तिल तिल कर मरने से अच्छा था एक बार में ही फैसला कर लेना। उसने मन में ही तय कर लिया था, कल सुबह मैं उसके घर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात रोहन के कमरे में वो रखा डिब्बा बस एक ताबूत की तरह पड़ा रहा। पहली बार रोहन की हिम्मत उस लत पर भारी पड़ रही थी। उसका शरीर अभी भी उस खाने के लिए तरस रहा था, नसें खींच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में जल रही थी गुस्से की आग, हर दर्द पर हावी थी। वो जागा रहा, छत को घूरता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह उसको उसका पहला काम जो था वो था उसका माँ को फ़ोन करना। हेलो माँ। उसने जितनी हो सके उतनी सामान्य आवाज़ में कहने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। आज इतनी सुबह फ़ोन किया? माँ की आवाज़ में चिंता थी। हाँ माँ, सब ठीक है। बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। कहते कहते उसका गला भर आया। अपना ध्यान तो रखता है ना तू? आवाज़ कुछ थकी हुई लग रही है। मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, आई लव यू। उसने फ़ोन काट दिया। माँ से बात करते उसे हिम्मत मिली थी। उसे याद आया कि वो किसके लिए लड़ रहा है। वो एक झूठी बीमार माँ के चंगुल से निकलकर अपनी असली माँ के पास वापस जाना चाहता था। उन्होंने उसे पुरानी बस्ती की तंग गलियों का एक कच्चा पक्का नक्शा बनाकर दिया और रोहन ने अपनी जेब में वो तस्वीर रखी और अपने हॉस्टल से निकल पड़ा। गुड़गांव का वो हिस्सा बिल्कुल अलग था, जहाँ एक तरफ शीशे की वो ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़क थी, वहीं यह बस्ती की अलग ही दुनिया थी। सांकरी कीचड़ भरी गलियाँ, खुले नले और एक दूसरे से सटे हुए पुराने जर्जरते मकान। यहाँ की हवा में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। गलियों में खेलते बच्चे और दरवाजों पर बैठी औरतें सब उसे घूर रही थी। वो यहाँ पे एक अजनबी था। रोहन पूछते पूछते आखिरकार उस घर के सामने पहुँच ही गया। मिसेस वर्मा ने बताया था यह बिल्कुल वैसा ही था, 2 मंजिल पुराना मकान जिसका प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। खिड़की पर धूल मिट्टी पर मोटी परत जमी हुई थी और दरवाजे का रंग धूप और बारिश में उड़ चुका था। घर के बाहर लगा तुलसी का एक पेड़ पूरी तरह सूखकर कांटों वाला ढांचा बन चुका था। घर के चारों तरफ एक मनहूस सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे एक घर नहीं कोई मकबरा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने आईने में देखा हुआ खोखला चेहरा याद आया। उसने हिम्मत जताई और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा, इस बार थोड़ा जोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसे लगा शायद घर पर कोई नहीं है। उसने बस आजमाने के लिए दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कैच की डरावनी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। कुंडी बस लगी हुई थी, बंद नहीं थी। हेलो, कोई अंदर है? उसने अपनी कांपती आवाज़ में पुकारा। उसकी आवाज़ घर के सन्नाटे में गूंज कर खो गई। उसने एक कदम अंदर रखा
घर के अंदर मसालों, सीलन और धूल की एक मिली हुई गंध भरी हुई थी। सामने के कमरे में रखे हुए सोफे और मेज पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी, जैसे सालों से उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं किया हो। उसे घर के पिछले हिस्से से रोशनी की एक हल्की सी झलक आती दिखी। वो धीरे धीरे दबे पांव उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, उसे एक और चीज सुनाई दी। एक लय में आती हुई आवाज, खट खट खट, जैसे कोई कूट रहा हो। वो आवाज रसोई से आ रही थी। रसोई का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने दरवाजे की ओर से अंदर झांका। रसोई बाकी घर के मुकाबले काफी साफ थी, लेकिन अंधेरी थी। छत से एक अकेला पीला बल्ब लटक रहा था। एक दुबली पतली सफेद साड़ी पहने हुई औरत काउंटर की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसके सफेद बाल एक ढीले से जूड़े में बंधे हुए थे। वो बहुत धीरे धीरे कोई सब्जी काट रही थी। खट खट खट। उसने रोहन को अभी तक नोटिस नहीं किया था। रोहन की नजरें उसके ओर से हटकर बगल वाली दीवार पर गई और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांस हलक में ही अटक गई। पूरी दीवार छोटी छोटी तस्वीरों से भरी हुई थी। दर्जनों पासपोर्ट साइज तस्वीरें। सब के सब नौजवान लड़के थे, हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे। और उन सब तस्वीरों को बीचों बीच एक छोटे से लड़के की फ्रेम में उसकी अपनी तस्वीर लगी हुई थी। वो जिस जगह पे आया था, वो शिकारी के अड्डे में उसके जाल के केंद्र में खड़ा था और शांति अपने अगले शिकार के लिए खाना तैयार कर रही थी। आ गए बेटा, मुझे बिना मुड़े मुँहे कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारे लिए मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तुम्हें पसंद है ना? उसका ये शांत अंदाज किसी चीज से ज्यादा खौफनाक था। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पता था कि रोहन आज यहाँ आएगा। धीरे धीरे वो औरत रोहन की तरफ मुड़ी। वो वैसी नहीं थी जैसा रोहन ने सोचा था। वो कोई डायन या चुड़ैल नहीं लग रही थी। वो एक बहुत ही साधारण, दुबली पतली और बहुत उदास आंखों वाली गुड़िया थी। उसके चेहरे के हर झुर्री में गहरा दर्द छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ममता और पागलपन का एक डरावना मेल। आप कौन हैं? रोहन ने आखिरकार हिम्मत करके पूछा। आप ये मेरे साथ क्या कर रही हैं? उसकी नजरें दीवारों पर लगी तस्वीरों पर गई। और ये सब कौन है? औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने दीवार के कोने में लगी हुई एक बड़ी, पुरानी और धूल से भरी हुई तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो मेरा बेटा है, रवि। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। कहता था, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हारे लिए शहर से साड़ी लाऊंगा। फिर एक दिन शहर चला गया और कभी लौट के नहीं आया। मुझे छोड़कर चला गया। वो रोहन की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगी। लेकिन माँ को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है बेटा? मैं तुम सब बच्चों को शहर की भूख से बचाती हूँ। ये शहर निगल जाता है, अकेला कर देता है। मैं तो तुम सब लोगों को माँ का प्यार देती हूँ, अपने आंचल में रखती हूँ। ये प्यार नहीं है। रोहन चीखा, आप हमें बर्बाद कर रही हो। आपने मेरी तस्वीर, मेरा बाल, ये सब क्या है? ये सब कौन सा टोना टोटका है? शांति के चेहरे पर एक मौली सी मुस्कान आई। टोना टोटका नहीं है बेटा, ये तो नाता है, एक रिश्ता है। तुम्हारे खाने में तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा डालती हूँ तो तुम्हारा अंश मेरे पास रह जाता है। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो तुम सब मुझे दिखते हो। मुझे महसूस होता है कि मेरा रवि मेरे पास है, यही है। अब वो रोहन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने पास रखे तवे से एक गरम गरम रोटी उतारी और रोहन की तरफ बढ़ा दी। बहुत थक गए हो, देखो चेहरा कितना उतर गया है। खा लो बेटा, एक निवाला खा लो, सारी थकान दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। रोहन की नजरें उस रोटी पर टिक गई। उसका भूखा शरीर उस रोटी के लिए तड़प रहा था। उसे शांति की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, एक ऐसा अपनापन जो उसे महीनों से खींच रहा था। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा कि वो सब कुछ भुलाकर उस रोटी को खा ले और उस दर्द से छुटकारा पा ले। लेकिन फिर उसकी नजरें दीवार पर लगी हुई उस तस्वीर पर गई। वो हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे जो सिर्फ दीवार पर कैद थे। वो सब भी कभी रोहन की तरह यहाँ आए होंगे। वो समझ गया कि ये रोटी सुकून नहीं
बल्कि गुलामी का अगला निवाला है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, उसने साफ और मजबूत आवाज में कहा। मेरा नाम रोहन है और मेरी माँ, असली माँ, घर पर मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर उसने उस रोटी की तरफ नहीं देखा। वो धीरे धीरे पीछे हटा, फिर मुड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर उस घर से बाहर भागा। उसे अपने पीछे शांति की आवाज नहीं आई, ना कोई चीख, ना कोई पुकार, बस एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके भागने के आवाज से भी ज्यादा भारी था। वो रुका नहीं। उस तंग गलियों से, उस पुरानी बस्ती से, उस शहर से वो बस भागता रहा। कुछ महीनों बाद अब रोहन घर पर था, अपने परिवार के साथ। उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था और चेहरे पर रौनक लौट आई थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और किसी को भी अपनी वो टिफिन सर्विस की असली कहानी नहीं बताई। कौन यकीन करता? वो ऊपर से पूरा सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन वो अंदर से हमेशा के लिए बदल चुका था। अब उसे माँ के हाथ के खाने से सुकून नहीं, एक अनजान सा डर लगता था। कभी कभी जब उसकी अपनी माँ प्यार से रोटी परोसती तो एक पल के लिए उसका हाथ कांप जाता और उसे एक पल के लिए शांति का चेहरा याद आ जाता। वो बच गया था, लेकिन उस घर की यादें एक साया की तरह हमेशा उसके साथ रहती थी और अक्सर रात के अंधेरे में उसे एक ही ख्याल आता था। गुड़गांव की उस पुरानी बस्ती में, उस टूटे फूटे घर की रसोई में, दीवार पर लगी तस्वीरों के बीच में जो खाली जगह थी, क्या अब किसी नए लड़के की तस्वीर लग चुकी होगी?